नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अजय जाटोलिया, एमडी होम्यो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, JVWU. Today we will discuss about experimental study. It is a part of epidemiological study design. And last topic we I was discussed about epidemiological study design. It is broadly two types: observational studies. We do not interfere in the process, simply observe the disease and the associated factors. Second, experimental studies. Deliberate intervention are made and the effect observed. Epidemiological study, observational study, experimental study. Observationally further Observational study further divided in two types: descriptive study and analytical study. Analytical study further divided in two types: case control and cohort study. Experimental studies, randomized control trial, field trial, or community trial. Observational studies, descriptive study, analytical studies. Analytical study two types: case control and cohort study. अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो कि अपना आज का टॉपिक है. It is basically three main types: randomized control trials, RCTs, usage patients units of study, mostly for assessing a new therapy. Randomized control trial में कोई न्यू थेरेपी आई है, उसको बारे में पता लगाने के लिए, जैसे कोई बीमारी आई है, उसको लोग जो मरीज हैं उनको देख के देखते हैं कि वो कितनी बीमारी को ठीक कर रही है, पहले वाली जो दवाई थी उसकी तुलना में कितनी सिग्निफिकेंटली सही है, तो उसके बारे में पता लगाते हैं. और सेकंड है field trials. Field trial use healthy individuals as units of health study, mostly for assessing preventing agents. Preventing agents जैसे कोई immunizing agent आया है, उसके बारे में पता लगाने के लिए जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको देख के देखते हैं कि उसका इफेक्ट उस बीमारी के लिए या फिर उस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए कितना सही है. थर्ड नंबर का है कम्युनिटी ट्रायल्स. कम्युनिटी ट्रायल यूजेज कम्युनिटीज एज यूनिट्स ऑफ स्टडी. कम्युनिटी ट्रायल में किसी भी प्रकार का कोई सरकार ने कोई वाटर प्यूरिफायर निकाला है या फिर और किसी तरह का जो भी कोई कम्युनिटी के लिए अच्छा है, कोई स्कीम निकाली है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, वो ट्रायल करके देखते हैं कम्युनिटी पे कि उसका इफेक्ट कितना है. ये जो पुराने वाली है उससे कितना सही है या नहीं है, तो ये सब ट्राई करके देखते हैं कम्युनिटी के अंदर. अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी, both the groups are regularly follow up under identical conditions. और दो ग्रुप लेते हैं, एक में दवा देख के देखते हैं और एक में नहीं देते. उन दोनों को फिर फॉलो अप के लिए बोलते हैं और पता लगाते हैं फॉलो अप में कि उस जो नई जिनको दवाई नहीं दी है उनमें उसका रिजल्ट क्या है और जिनको दवाई दी है उसका रिजल्ट क्या है. द क्योर रेट और द इंसिडेंस फॉर थेरेपी और वैक्सीन्स रिस्क फैक्टर respectively in the study group is compared with that in the control group which did not receiving the intervention. If the difference is significant, अगर जो नई थेरेपी आई है या कोई इम्यूनाइजिंग एजेंट आया है या फिर कोई नया वाटर प्यूरिफायर आया है, कुछ भी मान लो,
तो उसका असर कितना आ गया, कितना सिग्निफिकेंटली वो सही है। द थेरेपी इज बेटर और एन एसोसिएशन इज कंफर्म्ड, और इससे पता लगता है कि वो सही है तो फिर उसको रख लेते हैं। अगर वो पहले वाली जो स्कीम है उसकी तुलना में कमजोर है तो फिर उसको यूज में नहीं लेते आगे के लिए। इफ नॉट द ड्रग इज कंसिडर्ड इनइफेक्टिव, उसको मान लेते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है। अब इसमें जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इसमें ब्लाइंडिंग मेथड भी आता है। ब्लाइंडिंग इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ये 3 टाइप का होता है: सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग एंड ट्रिपल ब्लाइंडिंग। सिंगल ब्लाइंडिंग when the patient does not know whether he or she is getting the drug or placebo। सिंगल ब्लाइंडिंग में क्या होता है कि 2 ग्रुप लेते हैं, उसमें एक ग्रुप को तो दवा दी जाती है और एक को नहीं दी जाती है, तो उसमें पेशेंट को पता नहीं रहता कि मुझे क्या दे दी जा रही है। सिर्फ जो इन्वेस्टिगेशन है उसी को पता होता है कि इसको इस पेशेंट इसको दवा दी जा रही है और इसको प्लेसिबो दी जा रही है। पर ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिसको मेडिसिन नहीं दी जा रही तो उसको ब्लाइंडिंग इसीलिए रखी जाती है कि उसको मेडिसिन नहीं दी जा रही तो वो सोचेगा कि मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा क्योंकि मुझे दवा नहीं दे रही, मेरे को तो प्लेसिबो दे रहे हैं। और जिसको मेडिसिन दी जा रही है वो सोचेगा कि मुझे तो मेडिसिन दी जा रही है, तो साइकोलॉजिकली भी कई बार ठीक हो जाते हैं। सेकंड आता है डबल ब्लाइंडिंग, वे द पेशेंट एंड द डॉक्टर बोथ डू नॉट नाउ। अब इसमें सिंगल ब्लाइंड में तो क्या था कि सिर्फ पेशेंट को पता नहीं था, डबल ब्लाइंडिंग में ना तो पेशेंट को पता होता है और जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच करता है, जो डॉक्टर है, उसको भी पता नहीं होता कि इस पेशेंट को क्या दी जा रही है, इस ग्रुप को क्या दी जा रही है और इस ग्रुप को क्या दी जा रही है। डू नॉट नाउ वेदर द पेशेंट इज गेटिंग द ड्रग और प्लेसिबो। डबल ब्लाइंडिंग इसलिए जरूरी है कि जब जो जांच करता है अगर उसको पता लग जाएगा कि इसको तो दवा दी जा रही है और इसको प्लेसिबो दी जा रही है, तो वो जब जांच करेगा तो अब बायस होके करेगा कि इसको दवा दी है इसलिए तो ठीक होगा, और जिसको दवा नहीं दी जा रही तो उसको जांच ढंग से नहीं करेगा, भाई इसको दवा दी ही नहीं तो ये पता नहीं काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पहले इसी को इसलिए बायस हो जाता है। तो डबल ब्लाइंडिंग में ये जरूरी है। अब ट्रिपल ब्लाइंड में क्या होता है कि 2 ग्रुप होते हैं, ए और बी। उसमें ना तो मरीज को पता होता है कि मुझे दवा दी जा रही है या प्लेसिबो दी जा रही है, दोनों ग्रुप को पता नहीं होता। सिर्फ ग्रुप का पता होता है कि मेरा ए ग्रुप है और इसका बी ग्रुप है। और जो डॉक्टर है जो जांच करता है उसको भी पता नहीं होता कि मुझे कि इस पेशेंट को क्या दी जा रही है, उसको भी सिर्फ ग्रुप का पता होता है। और और जो एनालाइजिंग करने वाला है तीसरा, उसको भी पता नहीं होता, उसको भी सिर्फ यही पता होता है कि 2 ग्रुप है, ए और बी या जो भी है, बस ग्रुप का पता होता है, बाकी दवा का पता नहीं होता है कि क्या दी जा रही है। ट्रिपल ब्लाइंडिंग में वेयर द पेशेंट डज नो पेशेंट डॉक्टर्स एंड द पर्सन एनालाइजिंग द data also does not know the identify identity of the groups as the therapy और प्लेसिबो, कि वो प्लेसिबो ले रहे हैं थेरेपी ले रहे हैं, सिर्फ ग्रुप्स का पता होता है। अब रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के बाद में फील्ड ट्रायल होता है। फील्ड ट्रायल मेनली फॉर वैक्सीन्स और प्रिवेंटिंग एजेंट। फील्ड ट्रायल सिर्फ वैक्सीन या फिर कोई प्रिवेंटिंग एजेंट हो उसी में काम आता है, इसका रेंडमाइजेशन नहीं किया जा सकता। हेंस यूनिट्स ऑफ स्टडी आर हेल्दी इंडिविजुअल्स और दोज विदाउट डिजीज है, ये सिर्फ हेल्दी इंडिविजुअल्स में उपयोगी होती है या फिर जिनके डिजीज नहीं है उसी में। जैसे कोई नया इम्यूनाइजेशन एजेंट आया है तो उसको ट्राई करने के लिए डॉक्टर खुद पेशेंट इंडिविजुअल के घर में जाता है और फिर
उसको ट्राई करके देखता है। द इंसिडेंस अमंग वैक्सीनेटेड इज कंपेयर्ड विद द इंसिडेंस अमंग नॉन वैक्सीनेटेड। और फिर पता लगाते हैं, दो ग्रुप में ले लेते हैं लोगों को और उनका पता लगाते हैं कि जिनमें वैक्सीन किया गया है वो और जिनको वैक्सीन नहीं किया गया वो, उन दोनों में कितना कंपैरिजन हुआ है। द टू ग्रुप्स vaccinated and non-vaccinated cannot usually be decided by randomization। randomization उसका कर ही नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर खुद जो जांच करता है वो खुद घर 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 पे जाके उसकी कंसेंट लेता है, उसके बाद में ही उस इम्यूनाइजिंग एजेंट को ट्रायल करता है, इसलिए रेंडमाइजेशन इसका पॉसिबल नहीं है। अब तीसरे नंबर का है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कम्युनिटी ट्रायल। कम्युनिटी ट्रायल, some communities, for example districts may have the public health intervention like a new method of water purification। डिस्ट्रिक्ट मेथड में कोई नया वाटर प्यूरिफिकेशन आया है, उसका पता लगाते हैं कि पुराने वाले से ये कितना बेटर है या नहीं है। अदर डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू विद द ओल्डर मेथड। और जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें ओल्ड मेथड ही चलने देते हैं। नया जो एक, चलो डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करते हैं, दो गांव लेते हैं, उसके अंदर एक के अंदर वाटर प्यूरिफायर उपयोग में लेते हैं नया वाला, और दूसरे वाले में नहीं लेते हैं, या जो पुराने वाला है उसको उपयोग में लेते हैं। फिर उसके बारे में कंपैरिजन करते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। The incidence of waterborne disease can be compared among these districts। और वाटरबोर्न डिजीज के बारे में पता लगाते हैं कि जो नया वाटर प्यूरिफायर आया है वहाँ पे ये बीमारी कितनी हो रही है या नहीं हो रही पुराने वाले की तुलना में। तो अब ये स्टडी का अपनी एक यूजुअल सीक्वेंस देखते हैं। द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। पहली स्टडी होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द डिजीज। कोई डिजीज आई है जिसका वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह उसको कुछ भी पता नहीं लगा, नहीं पता है, तो उसको कैसे पता लगाएं कि रिस्पेक्टर कौन सा है और उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी पहली प्रकार की स्टडी है। उसके बाद में केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में दो प्रकार के ग्रुप लेते हैं। एक में केस होते हैं जिनकी वो बीमारी होती है, दूसरे में वो ग्रुप लेते हैं जिसमें वो बीमारी नहीं होती है, फिर उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। एक होती है कोहॉर्ट स्टडी, और जिसमें फॉलो अप देखा जाता है, हेल्दी इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं इसमें, पर एक हेल्दी इंडिविजुअल्स को उस रिस्क में रखा जाता है और एक को नहीं रखा जाता। वैसे तो ये बहुत ही रिस्की है कि अपन जानबूझ के किसी को रिस्पेक्टर में रख रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं कि कोर्ट स्टडी में एक एक को रिस्पेक्टर में रखा जाता है हेल्दी इंडिविजुअल्स को, और एक को नहीं रखा जाता, और फिर पता लगाते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि ये बीमारी जिसमें रिस्पेक्टर नहीं था उसमें कितनी हुई और जिसमें रिस्पेक्टर है उसमें कितनी हुई। और तीसरी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल। तो ये यूजुअल सीक्वेंस है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज का। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.